हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि व्यंजन के कई भेद हैं, उसमें से पहला स्पर्श व्यंजन है। यह स्पर्श व्यंजन वास्तव में किस प्रकार से अस्तित्व में आता है? तो विभिन्न वाक्य अंगों से टकराते हुए जब हम बोलते हैं तो जो वायु अंदर से निकलती है हमारे मुंह से, वह विभिन्न वाक्य अंगों से या तो टकराती है या नहीं टकराती है। तो स्पर्श व्यंजन का वास्तव में आविर्भाव तब होता है जब विभिन्न वाक्य अंगों से टकराते हुए जब वायु प्रवाहित होती है, तब उससे स्पर्श व्यंजन अस्तित्व में आता है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की उत्पत्ति तब होती है जो वायु निकलती है मुख से, उसके विभिन्न अंगों से टकराते हुए आती है। तो जिस अंग से यह टकराती है उससे एक विशिष्ट प्रकार के स्पर्श व्यंजन की उत्पत्ति होती है। यह स्पर्श व्यंजन के रूप में अगर कहें, अगर जैसे तो ल प और म इत्यादि प्रकार में अगर देखें तो स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात विशिष्टता के दृष्टिकोण से इसको अगर वर्गीकृत करेंगे, जो कि इसके उत्पन्न होने वाले वास्तव में स्थान के कारण जो है एक दूसरे से अलग होती है। वायु जब कंठ से टकराते हुए आती है और वर्ण का रूप निर्माण करती है, तो उससे जिन वर्णों का निर्माण होता है, चूंकि उसमें समानता होती है, उसे एक वर्ग में रखा जाता है, इसलिए उसे कवर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगन, ये 5 वर्ण होते हैं। पुनः वायु जब तालु से टकराती है और उसके कारण जो वर्ण अस्तित्व में आता है, उसे च वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और य वर्ण आता है। पुनः मूर्धा से जो उत्पन्न होता है, यानी कि वायु जब कंठ से होते हुए बाहर निकलने का प्रयास करती है और मूर्धा से टकराती है, उत्पन्न होती है, यानी कि जो वर्ण मूर्धा से टकराने के बाद, तो उससे ट, ठ, ड, ढ और ण, ट, ठ, ड, ढ और ण वर्ण का निर्माण होता है। इसे ट वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, इसकी भी संख्या 5 है। पुनः दांत से उत्पन्न होने वाले जो स्पर्श व्यंजन हैं, वे क वर्ग के तहत रखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत त, थ, द, ध और न, अर्थात ये 5 वर्ण आते हैं। और अंतिम प्रकार जो है वह ओष्ठ से उत्पन्न होता है। ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण प वर्ग के तहत आते हैं, जिसके अंतर्गत प, फ, ब, भ और म आता है। अर्थात चूंकि हर वर्ग का जो पहला वर्ण है, उसके आधार पर ही इसके वर्ग का निर्धारण कर दिया गया है। इसे एक विशिष्टता देने के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग को अलग रखने के क्रम में। कुल मिलाकर इस तरह से हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, 25। दूसरा प्रकार जो व्यंजन का है उसे अंतस्थ कहते हैं। ये अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं, इन वर्णों का उच्चारण वायु के जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने के पश्चात जो विशिष्ट वायु प्रवाह उत्पन्न होता है, उसके कारण होता है। इसीलिए इसे अंतस्थ कहा गया। आंतरिक भाग में ही टकराते हुए बाहर आता है और वर्ण की उत्पत्ति होता है। विशेष प्रकार के व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति होती है इस प्रकार से। इसके अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। इसके अंतर्गत इस बात का
वास्तव में इन वर्णों के उत्पन्न होने में विशेषता है कि ये चारों वर्ण के टकराने से वायु या चारों स्थानों से वाक्य अंगों से टकराती जरूर है, लेकिन इसमें सटने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सट नहीं जाती, यानी पूर्णतः जो है वास्तव में इसमें परस्पर मेल नहीं होता। और ये जो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार जो व्यंजन वर्ण का है उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। उष्म अर्थात जिसमें उष्मा हो, अधिक उष्मा हो, जिसमें अधिक ऊर्जा। वास्तव में यह उष्म व्यंजन जो उत्पन्न किया जाता है वह एक विशिष्ट प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे? तो विभिन्न वाक्य अंगों से, वाणी के जो उत्पन्न करने के जो अंग हमारे हैं, विभिन्न वाक्य अंगों से वायु के तीव्र घर्षण के पश्चात जो व्यंजन उत्पन्न होता है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात विभिन्न वाक्य अंगों से वायु के तीव्र प्रवाह या के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे जो व्यंजन अस्तित्व में आता है वह उष्म व्यंजन कहलाता है। क्योंकि उसमें उष्मा अधिक होती है, इसीलिए इस व्यंजन को उष्म व्यंजन कहा गया है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विभिन्न वाक्य अंगों से वायु के तीव्र घर्षण के उपरांत उत्पन्न व्यंजन उष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे श, श, स और ह। श तालु के घर्षण से, श मूर्धा के घर्षण से, स दांत के घर्षण से और ह कंठ के घर्षण से उत्पन्न होता है, जो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। चौथा जो प्रकार है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त अपने आप में यह अपनी विशेषता बताता है। यह शब्द ही, यह व्यंजन वास्तव में दो व्यंजन वर्ण के मिलने से बनता है। यह व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्ण के संयोग से उत्पन्न होता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चारों वर्ण है वह वास्तव में वर्ण युग्म से उत्पन्न है। क और श से छ उत्पन्न होता है, त और र से त्र उत्पन्न होता है, ज और य से झ की उत्पत्ति होती है और श और र से स्र की उत्पत्ति होती है। इस तरह से संयुक्त वर्ण भी देखेंगे तो एक विशिष्ट प्रकार के व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। इसके अलावा कुछ वैसे भी वास्तव में वर्ण व्यंजन के तहत आते हैं जिनको बाद में निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत ड़ और ढ़ आते हैं। ये वास्तव में अस्तित्व में आते हैं। कैसे? तो ड और ढ वर्ण के नीचे बिंदु लगाकर इसका निर्माण किया जाता है। अर्थात द्विगुण व्यंजन ड और ढ वर्ण के नीचे बिंदु लगाकर अस्तित्व में लाए जाते हैं। अगर देखेंगे ड़ और ढ़ तो दोनों के उच्चारण तो सूक्ष्म स्तर पे इन दोनों ही वर्णों से र की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, र की ध्वनि निकलती है। छठा जो प्रकार है व्यंजन के अंतिम प्रकार के रूप में अयोग वा, यानी कि वायु इसमें बहती तो है लेकिन वास्तव में बिना योग किए हुए, अयोग बिना योग किए हुए जब वायु प्रवाहित होते हुए एक खास वर्ण को उत्पन्न करता है वो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उन दो वर्णों को रखा गया है वास्तव में जो ये प्रकृति में न तो स्वर है और न ही व्यंजन। क्योंकि जानते हैं आप व्यंजन की विशेषता यह है कि व्यंजन जो होता है वह अर्ध व्यंजन किसी प्रकार से, मान लीजिए क और प्लस क, यानी व्यंजन के अर्ध व्यंजन में जब स्वर
संयुक्त होता है तब व्यंजन अस्तित्व में आता है। लेकिन अनुस्वार जो है ये स्वर के बाद लगाया जाता है, तो यह स्वर भी नहीं है प्रकृति में और यह व्यंजन भी नहीं है। इसीलिए इसे न तो स्वर के अंतर्गत वास्तव में रखा जाता है प्रकृति के तहत से और न ही व्यंजन के तहत। लेकिन वर्णमाला में स्थान देने के क्रम में इसे सामान्यतः व्यंजन के अंतर्गत ही रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका बहुतायत से प्रयोग होता है और इसे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि कुछ विद्वान जो है इस व्यंजन को यानी अयोगवाह को स्वर के अंतर्गत भी रखते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि जितने भी जहां भी अनुस्वार का या विसर्ग का प्रयोग होता है वह अ स्वर के साथ होता है, यानी अ के बाद होता है। इसलिए इसको अंग और अ के रूप में रखा जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इस मान्यता को बल देते हैं तब स्वर के अंतर्गत जब इसे रखा जाएगा तो स्वर की कुल संख्या 13 और तब व्यंजन की कुल संख्या 39 हो जाती है, 39। वैसे मूल रूप में अगर कहें तो स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजन की कुल संख्या 41 है। लेकिन इस मान्यता को अयोगवाह जो वास्तव में कुछ विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करता है, अगर अयोगवाह को स्वर के साथ जोड़ देते हैं तो स्वर की संख्या 13 हो जाती है और व्यंजन की संख्या 2 घट जाती है और यह 39 रह जाती है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने प्रस्तुति दी है, जो सामान्य ज्ञान जो हमने वर्ण और वर्णमाला के संबंध में देने का प्रयास किया है वह आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी और आगे भी हम आपके लिए अपने वीडियो के माध्यम से व्याकरण के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें। थैंक यू, धन्यवाद।